Good morning, students. Now we will discuss the third part of chapter number 4 of economics, globalization and the Indian economy. In this part we will discuss about the impact of globalization in India. इंडिया में, भारत में ये जो विश्वव्यापीकरण है, वैश्वीकरण है, या जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, पीपल, ट्रेड, बिजनेस, इसका क्या इम्पैक्ट रहा हमारे देश में, उसको हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। ज्यादा कंपटीशन हो गया है प्रोड्यूसर्स के बीच में, क्योंकि बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस भी हमारे कंट्री में आ गई, तो बहुत सारी प्रोडक्शन बढ़ गई है, तो इस वजह से कंपटीशन ज्यादा हो गया। तो इस कंपटीशन ज्यादा होने से एमएनसीज का, इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिल रहा है? कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को, परचेजर्स को, क्योंकि ज्यादा कंपटीशन होगा तो उनको प्राइस नॉर्मल रखने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, और नेचुरली उसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को मिलेगा। एक एरिया में अगर एक ही कंपनी है तो वो कंपनी अपने अकॉर्डिंग प्राइसेस फिक्स करेगी। अगर उसी एरिया में 10 कंपनी है तो उनको आपस में कंपटीशन को फेस करते हुए उनको अपने प्राइसेस एक नॉर्मल, नॉमिनल रखने पड़ेंगे, अपना जो परसेंटेज है उसको अंडरस्टैंड करते हुए। सेकंड क्या हो रहा है हमारे देश में, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट, प्रभाव क्या पड़ रहा है? दूसरा, चॉइस ऑफ गुड्स। कंज्यूमर्स, कस्टमर्स के लिए ये फायदा है कि उसके पास चॉइस हो जाती है, ऑप्शंस आ जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां एक ही प्रोडक्ट को बनाती हैं, और नेचुरली फिर जो कंज्यूमर होगा उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। क्वालिटी भी हर कंपनी बेटर बनाएगी, और क्वालिटी बेटर बनाने से नेचुरली ज्यादा कंपटीशन होने से कंपनीज के बीच में उनके प्राइसेस भी लो रहेंगे, और उसका बेनिफिट अगेन कंज्यूमर्स को जाएगा। थर्ड बात करते हैं हम, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज ऑफ एमएनसीज। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर द कंपनीज विच स्टार्ट देयर बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री। सो इस वजह से भी उनकी इन्वेस्टमेंट, निवेश बढ़ गया है। बैंकिंग सेक्टर में आ गई है बहुत सारी एमएनसीज, सॉफ्ट ड्रिंक बना रही हैं, फास्ट फूड बना रही हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। तो इन सेक्टर्स में भी प्रोडक्ट्स अब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, सर्विस बढ़ गई है। बैंकिंग सिस्टम में आने से बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स भी डेवलप हो गए हैं। अब ये सारी कंपनीज के एस्टेब्लिश होने से नए जॉब्स भी क्रिएट हुए हैं, नए नए जॉब्स, नए नए काम, नौकरियां बहुत सारी विकसित हो गई हैं, और उसका बेनिफिट नेचुरली वर्कर्स को मिलेगा, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे वो अनस्किल्ड हो। लोकल कंपनीज ऑल्सो प्रोस्पेर्ड। उसके बाद जो हमारी लोकल कंपनीज हैं, स्थानीय कंपनियां हैं, वो भी आजकल क्या हो रही हैं? डेवलप हो रही हैं, वो भी काफी विकसित हो रही हैं, क्योंकि कोलैबोरेशन कर लेते हैं वो एमएनसीज के साथ, ज्वाइंट वेंचर करते हैं, दोनों कंपनियां मिलकर के अपना बिजनेस चलाती हैं, तो लोकल कंपनीज को भी अपलिफ्ट होने का चांस मिलता है, हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोब में। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, तकनीक भी इम्प्रूव हो गई है, लोकल कंपनीज ऑल्सो गेट बेनिफिट। टेक्नोलॉजी, क्योंकि एमएनसीज के पास जो टेक्नोलॉजी है वो काफी बेटर होती है, तो एमएनसीज के पास बेटर टेक्नोलॉजी होने से नेचुरली क्या होगा? लोकल कंपनीज भी बेनिफिट उठाएंगी, उसका फायदा उठाएंगी। सम लार्ज इंडियन कंपनीज लाइक, इस वजह से हमारी कुछ जो पहले एमएनसीज नहीं थी, हमारे देश की बहुत सारी कंपनियां, इन्फोसिस, टाटा, चाहे एशियन पेंट्स हो, चाहे रेनबैक्सी हो, वो भी अब एमएनसीज बन गई हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। पहले वो केवल लोकल कंपनीज हमारे देश में इनका बिजनेस चलता था, लेकिन इन्होंने अपने ट्रेड को इतना इंप्रूव किया कि इसके बाद ये अब एमएनसीज की कैटेगरी में आ चुकी हैं। न्यू कंपनीज प्रोवाइड कॉल सेंटर, बहुत सारी नई नई कंपनियां आ गई, कॉल सेंटर खोल लिए उन्होंने ओपन। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस अकाउंट सिस्टम में लेखा जोखा रखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, प्रशासनिक कार्यों में भी बहुत सारी आईटी कंपनियों ने इंटरफियर करना शुरू कर दिया है, तो सब कुछ सिस्टम बेटर हो गया है। ग्लोबलाइजेशन हैज थ्रेटन्ड स्मॉल प्रोड्यूसर्स। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो छोटे प्रोड्यूसर हैं, छोटे उत्पादन करने वाले, पैदावार करने वाले, उनके लिए हालांकि एक खतरा पैदा हो गया है। वो अब ज्यादा कंपीट नहीं कर पा रहे हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के साथ। तो
स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए ग्लोबलाइजेशन का थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है। बाकी जब हम अदर पॉइंट्स को देखते हैं तो ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है, नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट इन द होल वर्ल्ड। नाउ वी डिस्कस अबाउट गवर्नमेंट स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। विदेश से ज्यादा कंपनियां आए, यहाँ पे अपने प्लांट्स को सेटअप करें, उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स उठाती है कि ज्यादा कंपनियां हमारे देश में आए। नंबर 1 SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कुछ एरियाज को हमारी गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर देती है और उस एरियाज में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कंपनीज गेट रिलैक्सेशन इन टैक्सेस। जो भी कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र में अपने प्रोजेक्ट लगाएगी उसको रिलैक्सेशन मिलेगी। इसमें टैक्सेशन में भी रिलैक्सेशन, टैक्सेशन में छूट मिलेगी उस कंपनी को जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपने प्लांट्स एस्टेब्लिश करेगी। फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज टू अट्रैक्ट कंपनीज। जो लेबर लॉज हैं, मजदूरों के लिए जो कानून है उनमें भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट इम्पोज करती है ताकि बहुत सारी MNCs आएँ और यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन रीजन्स में अपने प्लांट्स, अपने प्रोजेक्ट्स को सेटअप करें। इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स, अब ये क्या कर रही है, गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है किसको, MNCs को या जो भी कंपनी होगी, लोकल कंपनी हो चाहे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार करके कि रेगुलर जॉब्स, रेगुलर बेस पे वर्कर्स को हायर करने की बजाय अब कंपनीज वर्कर्स को हायर करती हैं डेली बेसिस पे। मीन्स इफ हॉलीडे देयर इज नो पेमेंट फॉर दैट डे। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बहुत सारी बड़ी कंपनियां भी होंगी, उसके साथ नियर अबाउट एरियाज में बहुत सारी स्मॉलर कंपनीज भी स्लोली एंड स्टेडली इम्प्रूव हो जाएंगी। और क्योंकि एक बड़ी कंपनी है उसका सारा जो मटेरियल है वो खुद तैयार नहीं करेगी, कुछ मटेरियल जो स्मॉलर कंपनीज है वो भी तैयार करती हैं। तो इकोनॉमिक जोन बनने से जो प्रोडक्शन है, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो भी क्या हो जाता है, मिनिमाइज कर लिया जाता है। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन रीजन में गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट को वाटर फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज और जो रोड फैसिलिटीज और टैक्सेशन में रिलैक्सेशन वो सब कुछ प्रोवाइड करती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ग्रोइंग कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या हो गई है, रोजगार हो गया है हमारा अनसर्टेन, अनिश्चित है, नॉट श्योर, श्योर नहीं है, पक्का नहीं है, पूरे साल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, ग्रो हो चुके हैं। स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन, एक पॉजिटिव ग्लोबलाइजेशन के लिए हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड इक्वली नहीं है, पॉजिटिवली नहीं है। फिर भी जो एजुकेटेड पीपल हैं, स्किल्ड पीपल हैं या वेल्दी पीपल हैं, उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली उसका बेस्ट यूज, बेस्ट चांस, बेस्ट ऑप्शन का फायदा उठाया ग्लोबलाइजेशन के कारण। गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल। सरकार को क्या करना चाहिए, इसके साथ सारे लोगों के हितों की प्रोटेक्शन, रक्षा भी गवर्नमेंट को करनी चाहिए ताकि ग्लोबलाइजेशन का सभी के इंटरेस्ट से बेनिफिट, सभी के हितों का फायदा हो। गवर्नमेंट शुड सपोर्ट टू स्मॉल प्रोड्यूसर, जो छोटे प्रोड्यूसर है, थोड़ा सामान बना रहे हैं, छोटी फैक्ट्री है, उनको भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड नेगोशिएट विद द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1995 को एस्टेब्लिश हुई थी ये ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे भी गवर्नमेंट को नेगोशिएट, बातचीत करके फेयर रूल्स, काफी अच्छे रूल बनाने चाहिए ताकि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उनको भी इक्वली बेनिफिट हो जो बेनिफिट MNCs को हो रहा है। और इसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश है हमारे इंडिया जैसे, उन देशों को एक साथ इकट्ठा हो जाना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज के साथ खिलाफ, विकसित देशों के खिलाफ हमारे डेवलपिंग कंट्रीज को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए इन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ताकि WTO में जब भी नया रूल बनाया जाए तो उस रूल में केवल डेवलप्ड कंट्रीज का ही टेक केयर नहीं करनी, बल्कि डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को भी बेनिफिट पहुंचाने के लिए रूल रेगुलेशन बनाए जाएं।
That's all from this chapter. I hope you got something here.